हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग का बेसिक्स। अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, अकाउंटिंग होता क्या है और इसकी अलग अलग बेसिक जो टर्म्स होती है अकाउंटेंसी में जो यूज की जाती है उनका क्या मीनिंग होता है और उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है अकाउंटेंसी में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग है वो प्रोसेस। एक होता है अकाउंट्स, एक होता है अकाउंटेंसी, फिर होता है अकाउंटिंग। हम यहाँ बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। हम यहाँ बात करेंगे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से, क्लासिफाइंग करके समराइज करता है, फिर इंटरप्रेट करता है रिजल्ट्स को, और उसके बाद एंड यूजर्स तक यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाकर उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, क्लासिफाई, फिर समराइज, फिर इंटरप्रेट करता है रिजल्ट्स को, फिर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचा कर उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसमें क्या बात की जाती है, किसके बारे में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो आपको अगर टर्म्स देखने को आप देखेंगे, यहाँ नोट कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें इसकी डेफिनेशन से कंप्लीट होंगी। देखिए, हमने पहले बात की रिकॉर्डिंग की, फिर क्लासिफाई किया। रिकॉर्ड मतलब जो भी फाइनेंशियल, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड कर लो। तो पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्लासिफाई करो। एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखो, दूसरे नेचर की दूसरी जगह लिखो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक्सपेंसेस होंगे रिलेटिंग टू प्रोडक्शन उनको एक जगह लिखेंगे। डेली रूटीन पे जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उनको एक जगह लिखेंगे। इस तरह से एक नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखो। अगर कोई एसेट से रिलेटेड है उसको अलग रिकॉर्ड कर लो। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको अलग रिकॉर्ड करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग रिकॉर्ड करेंगे, इनकम अलग होगी तो, और कैपिटल रिसीट्स अलग से रिकॉर्ड होंगी। ये सब अलग अलग एक नेचर या एक आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उनको एक जगह रिकॉर्ड कर लेंगे, ग्रुप करेंगे। क्लासिफाई का मतलब है ग्रुप। एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को, एक आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगी एक जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे आइटम से दूसरी जगह पर रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे करके क्लासिफाई करेंगे। फिर उनको समराइज करेंगे। समराइज कैसे? सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेने के बाद अब क्या करोगे? सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिया, अब उनको समराइज कैसे करेंगे? हम एंड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड में। तो ऐसे करके हमने उनको समराइज कर दिया। फिर हमने उनको समराइज कर दिया। कैसे समराइज कर दिया? पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की थी, सारी आपने एक जगह रिकॉर्ड कर ली, उनको क्लासिफाई कर दी, एक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट में डाल दिया, फिर उनको समराइज कर दिया। सारी जितने भी अकाउंट्स थे, जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्डेड थी, सबको आपने बैलेंस शीट बना दी, समराइज कर दिया, शॉर्ट में आ गया पूरी। आपको सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए। आप उसकी बैलेंस शीट देखकर, उसका ट्रेडिंग, उसका P&L देखकर आप समझ सकते हो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी इस वक्त। फिर हम उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। जो समराइज किया था उनको इंटरप्रेट करेंगे, उन रिजल्ट्स को। उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर दो। फिर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर्स तक पहुंचा दो। जिनको एंड यूजर्स कौन होंगे? जिनको इंटरेस्ट है उसमें, जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जानने में, जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन जानने में, जिनको फर्क पड़ता है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। एंड यूजर्स कौन हो सकता है? ओनर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, जिन्होंने बिजनेस को उधार दे रखा है। उनको पता रहेगा ना कि बिजनेस हमारा पैसा वापस कर भी पाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट को क्यों जानना होता है? अरे आपसे टैक्स लेंगे ना वो। अगर आपका बिजनेस अच्छा कमा रहा है तो ज्यादा टैक्स ले लेंगे वो। या अगर आपका बिजनेस किसी भी तरह से सोसाइटी को हार्म तो नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट देख रही है ना। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती है वो देखती हैं। तो इस तरह से, और इन सब का मेन, इन सब में क्या है?
किसको ध्यान में रख रहे हैं ये लोग? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्ड किसको कर रहे हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। क्लासिफाई किसको कर रहे हैं? फाइनेंशियल। समराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करेंगे। इन शॉर्ट, जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में होंगे, जिनको पैसों में वैल्यू कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हो मॉनेटरी वैल्यूज को, जिनको पैसों की बात होती है, क्वालिटेटिव की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात होगी। हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्राइक हो गई है फैक्ट्री में, तो प्रोडक्शन को हार्म हुआ है, प्रोडक्शन तो कम हो गया, आपका गिर गया, लेकिन उसको कैसे लिखोगे, कैसे अकाउंट्स में? आप उसको अमाउंट, उसको उस एक जो भी इंसिडेंट हुआ है उस इवेंट को आप नहीं नोट डाउन कर सकते हो ना। लेकिन जैसे कि फायर, आग लग गई, लॉस हो गया, फायर हुई तो लॉस हुआ ना, फैक्ट्री में आग लग गई। अब वो जो जल गया सामान, उसको तो आप मॉनेटरी वैल्यूज में एक्सप्रेस कर सकते हो ना। आपको पता है कितने का माल जला है, कितने पैसे का माल जल गया, तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में काउंट करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक है वो क्वालिटेटिव है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कितना लॉस हुआ है, स्ट्राइक होने से कितने का लॉस हो जाएगा, क्या आप काउंट कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते। हाँ, आपको एक एस्टिमेट होता है कि आज का प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो इतने पैसे का लगभग नुकसान हो गया, लेकिन स्ट्राइक को से हुए नुकसान को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। क्लियर हो गया होगा? इन शॉर्ट, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स to provide information that is useful for decision making. It involves preparation of, इसमें क्या होता है फिर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं ये सब, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ट्रायल, फिर सच एज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग, सारी ट्रांजेक्शन्स को इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद हम एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा इतना? अब हम देखेंगे इसके फीचर्स। थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर्स में बात कर रहे हैं हम रिकॉर्डिंग की। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होता है? अकाउंटिंग में हमने क्या किया? डेफिनेशन में क्या पढ़ा हमने? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी या जो भी एक्टिविटीज है बिजनेस में जो हो रही है, अगर उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अगर उनको मॉनेटरी टर्म्स में हम डिफाइन कर पा रहे हैं, तो हम उन सबको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में, रिकॉर्ड करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में। सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी मॉनेटरी टर्म्स में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, इन द बुक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। अगर कोई भी बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में हैं, अगर पैसे में वैल्यू कर सकते हो उस एक्टिविटी को, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्रीज जो होती हैं हमारी, सबसे पहले इन स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज क्वाइट स्मॉल, ऑल ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स, इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। अगर कोई बिजनेस छोटा है साइज में, तो उसमें सारी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। आपका एक टॉपिक भी आता है जर्नल एंट्रीज करके, जो है इसी में क्लास 11 में, जब बेसिक अकाउंटेंसी के बाद ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद जब हम जाएंगे तो हम पहले एंट्रीज करना ही सीखेंगे। तो हम जर्नल, जो फर्स्ट हैंड बुक बोलते हैं, इसको फर्स्ट हैंड बुक भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एंट्रीज कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी हमें? सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कोई भी एंट्री हो गई है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है, वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगी? जर्नल में रिकॉर्ड होगी, अगर बिजनेस छोटा है तो। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो जर्नल में इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होते होंगे बिजनेस में, डे टू डे कितनी सारी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 100,000 क्रॉस कर जाएंगी, तो हम हर एक ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल की बुक कितनी हैवी और कितना वेट होगा उसमें। तो उसका साइज बढ़ाने की बजाय हमने जर्नल को अलग अलग में डिवाइड कर दिया। हम जर्नल को कैसे अलग अलग बुक में, जैसे कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज हम कैश बुक में लिख लेंगे,
डिवाइड कर देते हैं। जब साइज ऑफ बिजनेस ज्यादा हो जाता है ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है अगर बिजनेस में, तो हम ऐसे करेंगे। फिर कैश बुक हो जाएगी, कैश से रिलेटेड, परचेज बुक अगर रॉ मटेरियल या जो भी खरीदा जा रहा है सामान, अगर बिजनेस में कुछ खरीद रहा है डे टू डे रॉ मटेरियल वगैरह, तो परचेज बुक में हम रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आएंगी सेल्स बुक, अगर जो भी सेल्स हो रही होंगी बिजनेस की, जितनी भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सेल्स बुक में। ऐसे ही आता है परचेज रिटर्न बुक, सामान मंगवाया आपने, रॉ मटेरियल मंगवा लिया लेकिन पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न्स बुक में, कितना वापस गया है। ऐसे ही सेल्स, बहुत बारी सामान हम बेच देते हैं लेकिन कस्टमर वापस कर देते हैं, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? सेल्स रिटर्न्स बुक में, सेल्स रिटर्न। तो आप समझ गए होंगे अभी ये इन बुक्स को क्या बोलते हैं। और भी बुक्स हो सकती हैं, बिजनेस अपने अपने अकॉर्डिंग और भी अलग अलग बुक्स रख सकता है। ये जर्नल को और भी अगर वो चाहे तो इसके अलावा और भी बुक्स में रिकॉर्ड की जा सकती है एंट्रीज अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन बुक्स को बोला जाता है सब्सिडियरी बुक्स। इन बुक्स को जर्नल में रिकॉर्ड ना करके अगर हमने बुक्स में ऐसे अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर दी एंट्रीज को, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस में, तो इन बुक्स को हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। ये होती हैं सब्सिडियरी बुक्स। ऐसे ही जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी उनका मॉनेटरी टर्म्स, उनका पैसे में मेजर होना जरूरी है। जो भी ट्रांजेक्शन है अगर उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि अगर नुकसान हुआ तो कितने पैसे का, पैसों में अगर कोई ट्रांजेक्शन को मेजर कर पा रहे हैं तो उसको हम मॉनेटरी टर्म्स मानते हैं, और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग में जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं। फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब है सारी एंट्रीज को आपने या तो जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया होगा या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा। अब उनको सब्सिडियरी या जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद से आप उनको क्लासिफाई करेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन, एक नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पे एक अलग अकाउंट में ग्रुप कर दोगे, आप ग्रुप करोगे। इन शॉर्ट क्लासिफाइंग में हम लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स में क्या होता है, एक अकाउंट बोलते हैं इसको, टी फॉर्मेट अकाउंट समझ लो आप, जैसे एसेट का हो गया। ऐसे ही जैसे एक किसी राम का अकाउंट होगा, है ना, या कोई लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई अकाउंट है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे इस पर्टिकुलर लाइबिलिटी की वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे। अगर राम से रिलेटेड कोई रिकॉर्डिंग है, कोई भी एंट्री है तो यहाँ रिकॉर्ड होगी। एसेट से रिलेटेड है वो यहाँ ले आएंगे सबको, यानी कि पहले बुक्स में रिकॉर्ड की हमने एंट्री, जर्नल में या सब्सिडियरी में हमने रिकॉर्ड किया, उन सबको एक नेचर के जो भी एंट्रीज होंगी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक सेपरेट अकाउंट में ग्रुप कर दी जाएंगी। जनरल में से एंट्रीज को ले लेकर हम अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, जिनमें हम ग्रुप कर देंगे, उसको बोलेंगे क्लासिफाइंग। यहाँ से उठाकर अब उनको अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। जो भी जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड कर दिए ना, आप उनको अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, लेजर्स में ट्रांसफर करेंगे। एक टाइप के एंट्रीज एक जगह पर रिकॉर्ड होंगी, एक आइटम से रिलेटेड एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। फिर हम उनको समराइज करेंगे। समराइज कैसे करेंगे बच्चे? जो भी है ना, एक समराइजिंग में क्या करेंगे, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है ना उसको यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करेंगे, ताकि मैनेजमेंट या भी जो यूजर्स है अकाउंटिंग के, वो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन ले पाए, है ना, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाए, कुछ इस हिसाब से प्रेजेंट किया जाएगा। समराइजिंग में हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं। समराइजिंग में हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं। समराइजिंग में हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की। हम जितने भी आपने, ठीक है, रिकॉर्ड कर दी, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई थी, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स थी, फिर उनको क्लासिफाई किया, लेजर्स बना दिए। अब समराइज में हम उनको फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फाइनल अकाउंट्स बोले तो फाइनल अकाउंट्स क्या हो सकते हैं? बैलेंस शीट हो सकती है, P&L हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट, इन सब में, या ट्रायल बैलेंस, इन सब में समराइज हो गया। वो लेजर्स बनाए थे, सारे लेजर्स को समराइज करके अब एक बैलेंस शीट बना दोगे आप, P&L बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे, ट्रायल बैलेंस बना दोगे, तो ऐसे करके ये समराइज हो गए। ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। अच्छा, अब ये साइकिल आपने पढ़ा यहाँ तक, समराइजिंग तक हो गया। उसके बाद आप इसके इंटरप्रेट करोगे, इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करोगे? जैसे पार्टी जो भी इंटरेस्टेड है ना इसके अंदर,
आप रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उससे कोई डिसीजन मेकिंग ले पाए, उनको हेल्प हो पाए डिसीजन। जैसे फाइनल अकाउंट्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना है आपने कि जो भी एंड यूजर्स होंगे ना, उनको जो उसमें से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले पाए, उनको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। आपका जो फाइनल अकाउंट्स है फुल इंफॉर्मेशन दे आपके बिजनेस के बारे में। ऐसा नहीं है आप विंडो ड्रेसिंग जैसा कुछ करें या मैनिपुलेट नहीं करना है, वो रिजल्ट्स को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनको इजी लैंग्वेज में समझ में आए कि बिजनेस का क्या क्या पोजीशन चल रही है, सब बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेटिंग, जब वो आपने वो सब कर लिया है उसके बाद आप डेटास को एनालाइज करो, डेटास को एनालाइज करो और इस हिसाब से कि इंडिविजुअल जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है वो इंडिविजुअली उनको जो रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा करे आपका डेटा। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं, क्रेडिटर्स को क्या जानना होगा कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और उनके अगेंस्ट कोई और लोन तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को पता है कल को बिजनेस डूबेगा तो वो एसेट से अपना पैसा रिकवर करेगा इनको बेचकर। इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो गया, बिजनेस बंद होने की कगार पे, तो एसेट्स बेचकर क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाएगी। तो क्रेडिटर्स को किस में इंटरेस्ट है? एसेट्स में इंटरेस्ट है। फिर अगर आप बात करो टैक्स अथॉरिटीज को किस में इंटरेस्ट होगा? आपकी इनकम, है ना। शेयर होल्डर्स को किस में इंटरेस्ट है? प्रॉफिट में, है ना, उनको पे बैक कितना मिलेगा। तो कहने का मतलब है बच्चे कि एनालाइज इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेटिंग में हम डेटा को एनालाइज करते हैं और हम उसको फाइनल यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी यूजर है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जिसको हमारे अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? डिसीजन मेकिंग आए। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज थी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली, उनको जो समझना था समझ लिया, वो डिसाइड करेंगे उनको जो भी डिसीजंस लेने होंगे अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कि बिजनेस की ये पोजीशन है, इस वक्त बिजनेस इतना अर्न कर रहा है, मार्केट में ये सिचुएशन है बिजनेस की। तो अब आप जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज थी जिनको मतलब था अकाउंट्स में, अब वो लोग अपने अपने डिसीजंस लेंगे इसी बेसिस पे। ठीक है, फिर बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग है ना वो आर्ट एज वेल एज साइंस है। कैसे? अकाउंटेंसी में रूल्स होते हैं, है ना, ऊपर लिखते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। अकाउंटेंसी में जैसे साइंस में होते हैं ना रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं साइंस के, ऐसे ही अकाउंटेंसी के भी होते हैं। लेकिन आर्ट भी है। आर्ट कैसे है कि रूल्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन अकाउंटेंसी किससे डील करता है? ह्यूमन बींग से भी डील कर रहा है ना। आप कैसे उन प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हो, आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन्स को, कैसे क्लासिफाई करते हो, कैसे समराइज करते हो उनको, फिर कैसे बिजनेस की का नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हो, वो आपका पर्सनल एप्लीकेशन है। आपने सीख ली है, रूल्स पढ़ लिए, लॉज याद कर लिए, कॉन्सेप्ट याद कर लिए, सब समझ लिया, ठीक है। अब आप उसको कैसे अप्लाई करते हो अकाउंटिंग में, उसको हम आर्ट बोलते हैं। तो ऐसे करके अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस के जैसे इसके रूल्स होते हैं, आर्ट के जैसे इसमें भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग वगैरह, मतलब पर्सनल एप्लीकेशन होता है अकाउंटेंट का भी। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्यों की जाती है अकाउंटेंसी? क्यों? तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, रोज ट्रांजेक्शन्स हो रही है, अब उनको एक सिरे से रिकॉर्ड करना और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, डेली डे टू डे जर्नल एंट्रीज करना, अकाउंट्स बनाना, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास रिकॉर्ड रहेगा बिजनेस का, है ना। बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के। फिर एसेट, अच्छा ठीक है, फिर आपने जो बिजनेस का रिकॉर्ड, ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन्स डेली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एक बना लिया, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो, ठीक है। फिर क्यों कर रहे हो? आखिर में क्या मिलेगा उसमें से, क्या निकालना है हमें? हमें बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट है, हमें जानना है कि बिजनेस कितना अर्न कर रहा है, बिजनेस में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आपने पैसे लगा दिए हैं बिजनेस में, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा बिजनेस
घाटे में जा रहा है, डूब रहा है कि नहीं, आप मतलब ऐसा थोड़ी है सिर्फ काम करते जा रहे हो और इनकम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको रिटर्न से मतलब ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है। बिजनेस स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। तो कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में इतना आज मैंने पैसा लगा दिया और पैसे के बेसिस पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो हमें अकाउंटिंग बताएगा। आप सिर्फ सेल्स देखकर खुश नहीं हो सकते कि हाँ यार सेल्स तो बढ़ रही है, बहुत है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि सेल्स बढ़ रही है तो इसके लिए कितना खर्चा भी कर रखा है ना आपने। उस खर्चे को उस खर्चे को जब बच्चे आप उस खर्चे को जब आप सेल्स में से माइनस कर दोगे तो वो आपको पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है। सिर्फ सेल्स बढ़ने से जरूरी नहीं है बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्या है बिजनेस का जानने के लिए हमको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटाइटी। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? कोई भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये जानने में हेल्प कौन करेगा? हमें अकाउंटिंग करेगा। कैसे? प्रॉफिट और लॉस ही सफिशिएंट नहीं होता है बच्चे, है ना। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं होता ना, आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी तो चाहिए होती है मार्केट में। और वो कैसे पता चलती है हमें? वो बैलेंस शीट से पता चलेगी। ऊपर हम पी एंड एल और नीचे ये बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या आएगा? फाइनेंशियल पोजीशन में हमें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है कि एक तरफ तो वो हमें बैलेंस शीट बताएगी कि एसेट्स क्या है और दूसरी तरफ बताएगी हमें लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या है। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही तो होता है ना। यहाँ होती है हमारी एसेट्स, इधर होती है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो यही तो बताएगी हमें कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बैलेंस शीट है, ऐसा भी तो हो सकता है हमें पता चलेगा यहाँ से कि लाइबिलिटीज कितनी है हमारी, ठीक है। एसेट्स तो हमें पता है कितनी है, लेकिन लाइबिलिटीज भी तो पता होनी चाहिए ना हमें। हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ यहीं से पता चलेगी कि बिजनेस अच्छा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना। एसेट्स के अगेंस्ट कितने लोन है, कितने लोगों को पैसा हमें देना है, अभी कितनी उधारी है अभी बिजनेस के ऊपर। ऐसा तो नहीं आप सिर्फ एसेट्स एसेट्स देख लिया आपने, ठीक है हमारे पास है भाई 10 करोड़ के एसेट्स हैं, लेकिन क्या ये 10 करोड़ के एसेट्स कहाँ से आए? इसके लिए अगर आपने 10 करोड़ का लोन ले रखा है 10 करोड़ के एसेट्स के लिए, तो बिजनेस की हेल्थ तो एकदम बकवास है। आपका बिजनेस तो एकदम बर्बाद है अगर 10 करोड़ के एसेट्स सिर्फ 10 करोड़ के लोन से आ रखे हैं तो। कहने का मतलब है बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो इन्फॉर्मेशन होती है, वे जो यूजर्स होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। कौन होते हैं इसके यूजर्स? अभी बताया था, गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज हो सकते हैं, फिर क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। इन सबको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है अकाउंटिंग का? ये उन सबको हेल्प करता है, उनके उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जिसको जो इंटरेस्ट होगा उन सबको अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी? अकाउंटिंग के बाद जब हमारे पास जो फाइनल अकाउंट्स आते हैं ना, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग पार्टीज को अलग अलग इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। फिर ये मैनेजमेंट में हेल्प करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हमें पता चल गया पी एंड एल कैसा जा रहा है, बैलेंस शीट कैसी जा रही है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिजनेस की, सब पता चल गया। अब हम उसकी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, इसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। तो अकाउंटिंग एक तरह से इनडायरेक्टली कहाँ हेल्प कर रहा है? डिसीजन मेकिंग में। फिर इसका काम होता है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड हो जा रहा है या एरर हो रहा है तो सब हम कहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चे? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से हमें पता चल जा रहा है ना, क्योंकि अकाउंट्स में अगर स्टॉक दिखा रहा है इतने का, अगर स्टॉक दिखा दिया 50,000 का और रियल में आपके पास स्टॉक है कितने का? सिर्फ 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका मतलब 40,000 का फ्रॉड हुआ है आपके साथ। 40,000 का फ्रॉड आप ही के बिजनेस में किसी एम्प्लॉय ने आपके साथ किया है, तो आपको पता चलेगा। अकाउंट्स में अगर 50,000 दिखा रहे हैं, इसका मतलब रियल में जब आपके पास सिर्फ 10,000 बचे हुए हैं तो 40,000 कहाँ गए? तो आप ऐसे करके डिटेक्ट कर सकते हो कि एरर्स कहाँ है, फ्रॉड कहाँ हो रहे हैं। तो अकाउंटिंग आपको प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स में हेल्प करता है। फिर हम बात कर रहे हैं बच्चे अकाउंटिंग साइकिल की। फिर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल की।
फिर हम बात करें बच्चे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग साइकिल इज अ कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस सीक्वेंस दैट बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और एंड किस पे करता है, फाइनल अकाउंट्स पे। अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होकर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रिपरेशन पे खत्म होता है। हम इसको चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू, कहाँ से ये फर्स्ट स्टेप होता है। पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है ना। कोई ट्रांजेक्शन हो जाएगी, फिर हम उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकेंड स्टेप होता है इसका बच्चे। फिर थर्ड स्टेप होता है लेजर। यहाँ पे बोला था ना क्लासिफाई करते हैं हम इंफॉर्मेशन को। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, क्लासिफाई करके। फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। फिर उसका ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो ये लास्ट स्टेप होता है, ये होता है फिफ्थ जो है, ये लास्ट स्टेप है। और ये फर्स्ट क्या है, ये ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होकर फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन पे खत्म होता है, उसको हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन पे खत्म होता है, ये अकाउंटिंग साइकिल। और यहाँ पे हम सब्सिडियरी बुक्स की भी बात कर रहे थे जर्नल के साथ में, कि सब्सिडियरी बुक्स में भी रिकॉर्ड होती है। अगर आपको जर्नल मेंटेन नहीं करना, आपको लग रहा है जर्नल बहुत बल्कि हो जा रहा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन, आपका बिजनेस बड़ा है, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आप सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करो। फिर अलग अलग बुक्स बना लो अलग अलग के लिए, ठीक है। पहले आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, फिर आप उसको क्लासिफाई करो, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में लिखो, फिर उसको आप फाइनल अकाउंट्स बना दो। ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल होता है। ऐसे ही अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, जैसे डाउट होते हैं आपको बहुत बारी ना, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, क्या ये सेम होता है या दोनों इनमें डिफरेंस होता है? तो हाँ, ये तीनों अलग होते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, तीन नाम है और तीनों का अलग अलग मीनिंग है। लेकिन बहुत बारी जब हम नॉर्मली बुक्स भी लेने जाते हैं, हम कहते हैं अकाउंट्स की बुक दे दो, अकाउंटेंसी की दे दो, या अकाउंटिंग पढ़ा दो। तो तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। जिनके पास कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, या बहुत बारी मैंने देखा है कि कॉमर्स पढ़ने के बाद भी तीनों को एक ही समझ कर चलते हैं लोग। इन तीनों में डिफरेंस होता है, हम इनका डिफरेंस देखेंगे। पहले जब हम अकाउंट बोल रहे होते हैं ना, तो अकाउंट से हमारा मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। टी फॉर्मेट जो शेप होती है किसी भी अकाउंट की, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स, इसको हम बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट हम किसको बोलते हैं, सारी इससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल राम का अकाउंट, अब राम से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन होंगी वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड होंगी, इस एक में, इस टी शेप के अकाउंट में। टी शेप जो फॉर्मेट है यहाँ रिकॉर्ड होंगी, इसको हम अकाउंट बोले। ये अकाउंट होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, जो प्रोसेस को बोलते हैं। अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करने को और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को। ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा, ये है अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग है बच्चे। और जब हमने लेजर की बात की थी, तो हमने बात की थी अकाउंट की। लेजर क्या होता है, अकाउंट में आता है। अकाउंटिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपेयर करने पे खत्म होता है। जबकि अकाउंटेंसी क्या होती है, ये बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अकाउंटेंसी होती है रूल्स, अकाउंटेंसी होती है रूल्स, गाइडलाइंस, लॉज, जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना। जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं उनको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। ये देखिए, अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट रिलेट टू पर्टिकुलर पर्सन और एंटिटी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड को अकाउंट बोलेंगे। जैसे बैंक अकाउंट, बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही किसी कस्टमर का अकाउंट, इस कस्टमर, पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को यहीं रिकॉर्ड करोगे आप, और इसको हम अकाउंट बोल देंगे। ये वाला जो फॉर्मेट है, ये जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो गया है ना, अब इसको हम अकाउंट बोलेंगे। अब अकाउंटिंग क्या होता है, प्रैक्टिस होता है या फिर प्रोसेस होता है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप क्लासिफाई, थर्ड समराइज कर दो, फिर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे खत्म होता है, ये लास्ट स्टेप हो जाता है इसका। जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन पे खत्म हो रहा है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग में आता है।
जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद सिस्टमेटिक नॉलेज होती है अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है कि कैसे करनी है अकाउंटिंग, ये बताता है रूल्स, ये प्रिंसिपल्स कि आपको जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब अकाउंटेंसी में आते हैं, वो सब अकाउंटेंसी बताता है। अकाउंटेंसी आपको बताता है कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, और अकाउंटिंग है प्रोसेस, एंट्रीज से डील करता है अकाउंटिंग, कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई, ये सब ये जो काम है ये सारा अकाउंटिंग का है। और अकाउंट एक पर्टिकुलर एंटाइटी या एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्ड को हम अकाउंट। अभी क्लियर हो गया होगा आपको? अब तो इस बच्चे के जैसे आपका भी डाउट नहीं होगा ना ये कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या, अब तो डाउट नहीं है, अब तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर ये तीनों एक जैसे से साउंड करेंगे आपको। बुक कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके अंदर आते हैं आइडेंटिफाई करो आप कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कौन सी मॉनेटरी है, कौन सी नॉन मॉनेटरी है, क्योंकि आपको सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो आप उसमें से पहचानो सारी ट्रांजेक्शन में से कि मॉनेटरी वाली कौन सी है। फिर उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, फिर उनको क्लासीफाई कर दो। क्लासीफाई का मतलब था लेजर बना दो उनके, इसको बोलेंगे हम बुक कीपिंग, है ना। यहां तक आपने बुक्स बना दी है, जर्नल बुक्स या सब्सिडियरी बुक्स जो भी थी आपने यहाँ तक प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद लेजर पोस्टिंग आपने कर दी है, यानी कि जर्नल में से अकाउंट्स बनाना आपने लेजर पोस्टिंग कर दी, उसको बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग कहता है समराइज कर दो, ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, कम्युनिकेट करो। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ये बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का। पहले बुक कीपिंग होगा तब जाके अकाउंटिंग होगा, ये फर्स्ट फेज होता है या स्टेज होता है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है अकाउंटिंग। पहले आप बुक कीपिंग, पहले आप बुक्स बनाओ, बुक्स पहले आपने बुक्स मेंटेन कर दी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करने के बाद हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसको समराइज करेंगे, है ना, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर कम्युनिकेट कर देंगे उस रिजल्ट्स को। जबकि अकाउंटेंसी क्या कहता है? अकाउंटेंसी एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, अभी बताया था, ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताता है कि आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कैसे करोगे। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल्स कहाँ बताए जाते हैं? अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं। लॉज बताता है अकाउंटेंसी बेसिकली, कि ये सारे लॉज आपने ध्यान में रखने हैं जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे। तो बुक कीपिंग में पहले हमें बताई जाती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से लेके यहाँ तक क्लासीफाई करने तक, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। और अकाउंटिंग बताता है कि आपने ठीक है बुक कीपिंग कर दी, अब उसके बाद इनको समराइज कर दो, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, कम्युनिकेट करो। और अकाउंटेंसी कहेगा कि ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आपने फॉलो करनी है। अब देखिए अकाउंटिंग की ना ब्रांचेस होती हैं बच्चे, तो इसमें कुछ खास है नहीं है। जब आप बोलते हो कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप बात कर रहे हो प्रोडक्शन की, जब आप बोलते हो टैक्स अकाउंटिंग तो आप बात कर रहे हो टैक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या टैक्स में जो भी हेल्प करती हैं आपके, जो भी टैक्स पर्पज के लिए जो अकाउंटिंग आप करते हो ना, नाम में ही है टैक्स पर्पज के लिए अगर कोई अकाउंटिंग कर रहे हो तो टैक्स अकाउंटिंग है। मैनेजेरियल नाम में क्या गया? मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को जो असिस्ट करते हो, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए जो अकाउंटिंग की जा रही है उसको मैनेजेरियल अकाउंटिंग बोलेंगे। सिमिलरली इधर भी कॉस्ट अकाउंटिंग टोटल कॉस्ट और वो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकालनी होती है, जब आपको टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हो। ऐसे ही जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हो तो आपको बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हो? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने को, P&L, और फिर आप उसको फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करते हो बैलेंस शीट में। इन शॉर्ट फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं इधर, आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हाँ ये नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बिजनेस कहाँ है? सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है ना, सोसाइटी का पार्ट है, रहना तो इसी समाज में ना, तो आप सोसाइटी का पार्ट हो। और जब आप सोसाइटी का पार्ट हो तो आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ, क्योंकि आपने सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज किया है।
जब आप यहाँ रह रहे हो तो आप यहाँ की हवा, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज वो सब यूज कर रहे हो, तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है सोसाइटी की तरफ ना। तो यहाँ इस अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि बिजनेस ने सोसाइटी की तरफ अपनी ड्यूटीज को पूरा किया कि नहीं किया। क्या ड्यूटीज हो सकती है? एम्प्लॉयमेंट देना, है ना, एम्प्लॉयमेंट, या एनवायरमेंट को हार्म नहीं करके भी आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो। तो ये अकाउंटिंग आपकी सोशल ड्यूटीज के बारे में बात करती है, क्योंकि आपने सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यूज किए हैं तो आप उनके बिना तो ऑपरेट कर नहीं सकते, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है सोसाइटी की तरफ। और इस अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन बिजनेस का सोसाइटी में कितना है। ये अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है ये जानने में कि बिजनेस का सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी के वेलबींग में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। फिर हम बात करेंगे यूजर्स की। मैंने बार बार बोला एंड यूजर्स, बिजनेस के एंड यूजर्स कौन होता है? एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में कौन हो सकते हैं? डायरेक्टली डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो बिजनेस को डायरेक्ट कर, जो सच में सारे डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं ना, वहां पे मैनेजर्स वगैरह वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग होते हैं इंटरनल यूजर्स। इनको कहाँ हेल्प करता है अकाउंटिंग? इनको मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इनको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है ना, मैनेजरियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इनको इंटरेस्ट तो है बिजनेस में, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, वो इसमें एक्टिव रोल नहीं है उनका, उनका एक्टिव रोल नहीं है। इनका क्या होता है? इनएक्टिव रोल है, ये इनएक्टिव होते हैं, इनका एक्टिव रोल नहीं होता है। तो जब आप बात कर रहे हो एक्सटर्नल यूजर्स की, तो आप बात करते हो ओनर्स की। ओनर जिन्होंने पैसा लगा रखा है, मैनेजर्स डायरेक्टर संभाल रहे हैं बिजनेस को, जैसे शेयर होल्डर्स है। आप शेयर होल्डर हो तो आप कंपनी के ओनर तो हो, लेकिन आप डायरेक्टली थोड़ी इन्वॉल्व हो, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। बिजनेस के जो डेली जो भी डिसीजन हो रहे हो कौन ले रहा है? डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ले रहे हैं। आप एक्सटर्नल यूजर हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। फिर आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं बिजनेस में, जो सोच रहे हैं कि हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है लेकिन अभी तक किया नहीं है, तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्प करती है। वो पहले बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो देखेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको अकाउंटिंग इसीलिए यूज करनी होती है। फिर क्रेडिटर्स, बैंकर्स और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने बिजनेस को उधार दे रखा है, वो भी इसके यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। उनको बड़ा इंटरेस्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, उनको जानना है कि बिजनेस उनके पैसे वापस करने की हालत में है भी कि नहीं, है ना, या इन फ्यूचर अगर उनको लोन देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बिजनेस उनको पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उनको कहाँ से पता चलेगा बिजनेस के सिचुएशन के बारे में? अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा, बिजनेस के अकाउंट्स देखेंगे। फिर जो गवर्नमेंट होती है उसको इंटरेस्ट होता है, किस लिए होता है? उनको जानना होता है कैसे, टैक्स, गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स, तो उनको जानना होता है कि कंपनी या बिजनेस का जो भी है उसकी क्या कंडीशन है और उनके रिकॉर्ड्स कैसे, या वो टैक्स पूरा दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और कितना बनता है, जो दे रहे हैं एक्चुअल में उतना ही बनता है या उससे ज्यादा बनता है। तो इसलिए उनको इंटरेस्ट होता है। एम्प्लॉयज को क्यों होता है? एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी से मतलब है, इनको अपनी सैलरी की, बिजनेस की कितनी इनकम है, और ज्यादा इनकम होगी तो उनको ज्यादा सैलरी चाहिए, तो वो इसी ध्यान में कि जो बिजनेस की जितना प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से हमें भी हमारी सैलरी बढ़ानी है। ऐसे ही रिसर्चर्स को इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। इनको क्यों होता है? क्योंकि जो भी है बिजनेस, एक सेकेंड बच्चे, जिनको बिजनेस की डेप्थ स्टडी करनी होती है, जिन्हें उस बिजनेस के बारे में स्टडी करना है, वो रिसर्चर्स को बड़ा इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर आप रिसर्च का टॉपिक आपका है, जैसे आपका रिसर्च का टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो आपको जानना है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प कर रहा है, तो आप उसको कैसे जान पाओगे? उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप उसको स्टडी करोगे। तो जिनको रिसर्च करनी होती है आपके बिजनेस के ऊपर, वो कहाँ से? वो पहले आपकी अकाउंटिंग देखेंगे आपकी बिजनेस की, उसके बाद वो आपको आपके बिजनेस को स्टडी करना चाहेंगे। तो उनको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपके अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही पब्लिक को इंटरेस्ट होता है। पब्लिक को क्यों इंटरेस्ट होता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस जो भी है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है,
है ना। और सोसाइटी की तरफ इसकी ड्यूटीज भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो सोसाइटी को कैसे और हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट देकर। तो पब्लिक को इंटरेस्ट क्यों कैसे रहेगा आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, उनको जानना है ट्रेंड क्या है एम्प्लॉयमेंट का, ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको ये जानना है। तो ये कैसे पता चलेगा उनको, आपके बिजनेस के अकाउंट्स देखकर कि आपका बिजनेस लोगों को रोजगार देने के काबिल है भी कि नहीं, कितने लोगों को रोजगार दे पाओगे आप, है ना। आपकी बिजनेस की अच्छी कंडीशन होगी, ग्रोथ कर रहा होगा, प्रोग्रेस कर रहा होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल अगर आपके बिजनेस का, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज रखोगे। और वो कब रखोगे, क्योंकि आप सैलरी देने की हालत में होंगे। आप सैलरी देने की हालत में, ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट देने की हालत में हो भी कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, आपके अकाउंट्स देखकर। इसीलिए पब्लिक को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट हो सकता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं अकाउंटिंग के जो भी होते हैं बिजनेस के लिए या आउटसाइडर्स के लिए भी। तो मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, सबसे पहले आपको सारी चीजों का रिकॉर्ड मिल जाता है पेपर पे अकाउंटिंग में। फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन में हेल्प होती है। अगर आप रोज डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, तो आपको एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी उनमें हेल्प हो जाएगी। फिर कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, कंपेयर करने में कि कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे एक तो आप कि आपका बिजनेस इतना अर्न कर रहा है, कॉम्पिटिटर का कितना अर्न कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर लोगे डायरेक्टली, है ना। आपको पूरा उनके बिजनेस को समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको उनसे जाकर बात करने की जरूरत नहीं है, आपको उनके अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां मिलेंगी, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ और उनका कहाँ स्टैंड कर रहा है। या आप कंपेयर कर सकते हो खुद के हिसाब की, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, पिछले साल की ये है, तो पिछले साल से आगे हम कितना बढ़े हैं अभी, आप खुद के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो ना। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जैसे मैनेजरियल डिसीजंस लेने में, कि आपको पता चलता है कि इतनी सारी एसेट्स हैं और इतने सारे लोन्स है, कितनी लाइबिलिटीज है आपकी और कितना प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है इस वक्त आपकी। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, अकाउंटिंग से मिलती है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ हेल्प करेंगी, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। फिर लीगल मैटर्स में, अगर कोई बिजनेस कोई केस हो जाता है, कोई कोर्ट केस वगैरह या जो भी हो जाता है, तो वहां पे आपको अकाउंटिंग हेल्प करेगा आपके लिए लीगल मैटर्स में, ये एक सबूत का काम करेगा, प्रूफ बन जाता है अकाउंटिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी टैक्स से रिलेटेड अगर कोई लीगल मैटर है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पे आप अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो प्रूफ के, जैसा कि आपने लास्ट ईयर इतना अर्न किया था, उस बेसिस पे हमने इतना हमने टैक्स पे कर दिया है। तो एक जैसे एविडेंस या प्रूफ हो गया ये बिजनेस के लिए, है ना, क्योंकि आपके पास सारी चीजें पेपर पे है, रिटर्न में है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, जो भी रिलेटेड पार्टीज होंगी, सप्लायर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन इन सबको इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करते हैं। इन सबको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। सप्लायर्स को पता होगा कितने उधार तक का सामान देना है इनको, क्रेडिटर्स को पता है कि हमारा लोन वापस कर भी पाएंगे कि नहीं, इनको कितना और लोन दे सकते हैं। फिर ये टैक्स में हेल्प करता है आपको, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होगा, अभी बताया कोर्ट का केस, ऐसे ही कुछ भी अगर टैक्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप टैक्स अथॉरिटीज को अपने अकाउंट्स डायरेक्टली एविडेंस के जैसे दिखा सकते हो। फिर बिजनेस को वैल्यूएशन में हेल्प करता है, आपको पता रहेगा आपके बिजनेस का टर्नओवर इतना है, तो आज आपका बिजनेस का नेटवर्थ कितना बनता है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, आप कितनी ट्रांजेक्शन होती है, और ऐसा नहीं है बिजनेस 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 4 5, नहीं, बिजनेस तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में है ना, तो आप क्या जिंदगी भर थोड़ी सारी ट्रांजेक्शन याद रख सकते हो। तो आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अकाउंटिंग किए, आपने रिकॉर्ड्स है आपके पास, सब कुछ रिटर्न में है आपके पास, सब कुछ रिटर्न में आपके पास। जब मन करेगा आप पिछले सालों का कभी की भी डेट का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो कि उस दिन आपके बिजनेस ने कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी और क्या क्या आप इन ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट रहा था। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, आपके पास सब कुछ रिटर्न में है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होती है, लिमिटेशंस होती है अकाउंटिंग की, कैसे एक्यूरेसी गारंटी नहीं करता ये, है ना। ये एक्यूरेसी आपको जरूरी नहीं यहाँ से आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पर्सनल जजमेंट्स भी होते हैं ना बहुत बारी, स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर, या डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। तो कभी भी जो आपका प्रॉफिट होता है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, है ना। कैसे, जैसे डेप्रिशिएशन है, आपने मान लिया आपकी एसेट
जैसे अकाउंटेंट को लगता है ये एसेट तो 10 साल तक ही चल पाएगी, हो सकता है वो 20 साल चल जाए, 25 साल चल जाए, कुछ नहीं बिगड़े उसका। तो आपने यूजफुल लाइफ 10 साल मान करके और डेप्रिसिएशन लगा दिया, लेकिन 10 साल बाद भी चल रही है वो तो क्या बिजनेस के लिए खर्चा भी ऐसा तो है नहीं कि 10 साल बाद आप उसको कबाड़ी को जबरदस्ती भेज दोगे, नहीं भाई हमने अकाउंट्स में 10 साल की इसकी यूजफुल लाइफ लिखी थी तो आप 10 साल ही रखेंगे, 11वें साल तुम लेकर जाओ इसको, ऐसा तो नहीं है, वो 10 साल बाद भी चल ही रही है ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पर्सनल जजमेंट लगाते हैं हम अपना, एस्टिमेट हम मानते हैं कि एसेट आज खरीद ली है ये मशीन, ये 10 साल चलेगी, है ना, 10 साल के बाद भी तो चल सकती है ना। आपने 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा दिया, 10 साल बाद भी चल रही है वो तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट के जो फिगर्स थे वो एग्जैक्ट नहीं है, आपने 10 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया लेकिन वो तो बाद तक भी चल रही है, तो प्रॉफिट आपका एग्जैक्ट नहीं आया, इसीलिए अकाउंट्स एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, पर्सनल जजमेंट लगती है, जहां पे इंसान अपना दिमाग लगाता है वहां गड़बड़ हो ही जाती है। फिर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत एफिशिएंट मैनेजर था आपके बिजनेस में, बहुत अच्छा मैनेजर था, वो छोड़कर चला गया, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, आपका बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम कि मैनेजर के जाने से जो नुकसान हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या पता कितना हुआ है, नहीं पता। स्ट्राइक हो गई है बिजनेस में, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, स्ट्राइक की वजह से हुए लॉस को कैसे पता चलेगा कि लॉस हो गया, स्ट्राइक की वजह से कितना लॉस हुआ कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए क्वालिटेटिव को ये इग्नोर करता है। अकाउंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, विंडो ड्रेसिंग करके, यहाँ पे जो टर्म है विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, हम अच्छा अच्छा दिखा देते हैं अकाउंट्स को, है ना, हम परचेज जो भी की गई है जो भी ऐसे साल के एंड में जैसे 31 मार्च को परचेज कर लेंगे और उनको दिखाएंगे ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करें, अगले साल जाके रिकॉर्ड करेंगे, तो इस साल में हमने इतनी परचेज तो रिकॉर्ड की नहीं, तो हमारा स्टॉक तो ज्यादा रह गया, एक्सपेंसेस तो दिखे नहीं ना, 31 मार्च को जो आपने परचेज किया, जो रॉ मटेरियल खरीदा था वो आपने रिकॉर्ड तो किया नहीं बिजनेस में, तो अब हमारे जो भी आपने लास्ट में जो खरीदा वो रिकॉर्ड तो किया नहीं, अब प्रॉफिट तो ज्यादा ही रहेगा, मतलब खर्चा तो दिखा ही नहीं ना, तो आपने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स को, आपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, विंडो ड्रेसिंग, आपने क्या किया, ड्रेसिंग कर दी, अकाउंट्स को अच्छा अच्छा दिखा दिया, आपने बहुत हेल्दी पोजीशन दिखा दी, अपने खर्चे छुपा करके वो लोगों को बेवकूफ बना दिया। विंडो ड्रेसिंग का सीधा सा मतलब ये है, आपने मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स को, क्योंकि कुछ लूप होल्स होते हैं, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इन जनरल बोला जाता है कि सीए का काम क्या होता है, काले पैसे को सफेद करना, है ना, लूप होल्स होते हैं, और लूप होल्स को यूज किया जाता है टैक्स बचाने को लेकर, टैक्स चोरी जो करते हैं या अकाउंट्स के अंदर जो भी थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं उनको यूज करके लोग के अंदर, और फिर आपके अकाउंट्स को अच्छा अच्छा साफ सुथरा दिखा दिया जाए, बहुत हाई इनकम वगैरह, मैनिपुलेट करके अकाउंट्स को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ना करके या ट्रांजेक्शन को देर से रिकॉर्ड करके एक तरह से इनकम बढ़ाकर दिखा दी जाए, तो आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग करते हो। फिर कॉस्टली होते हैं, स्मॉल बिजनेस नहीं कर सकते अकाउंटिंग, कि आपको एक अकाउंटेंट हायर करना, फिर ऑडिट डेट और इतना सारा खर्चा हो जाता है अकाउंटिंग का, तो ये छोटे मोटे बिजनेसेस के बस का नहीं है। जो परचून वाला बैठा होता है वो खुद से लिख लेता है कि इतना सामान खरीदा, इतना बेच दिया, वो कभी भी कोई अकाउंटेंट नहीं बैठाएगा आपके, है ना, आपके गली मोहल्ले में जो दुकान होगी वो खुद ही देख लेते हैं हिसाब किताब, ऐसा नहीं अलग से कोई अकाउंटेंट बिठा रखा है उन्होंने, क्योंकि पैसा लगता है ना, ये सस्ता नहीं है, अकाउंटिंग छोटे बिजनेसेस के बस की बात नहीं है। फिर बिजनेस की प्राइवेसी, क्योंकि आपके अकाउंट्स कोई थर्ड पार्टी देख रही होती है ना, या तो आपने कहीं से कोई फर्म हायर कर रखी है, किसी फर्म को दे रखा है अपने अकाउंट संभालने का काम, या आपने कोई बाहर से कोई ऑडिटर आता है आपके अकाउंट्स को ऑडिट करने, या आपने किसी फ्रीलांसर को अपने अकाउंट संभालने को दे रखा, तो थर्ड पार्टी के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जा रही है, बिजनेस की डेली डे टू डे जितनी एक्टिविटीज है, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी खर्चा, एक एक खर्चे की खबर होती है अकाउंटेंट को, तो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी होने का भी डर रहता है। फिर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग ठीक है आप हेल्प करता है आपको, लेकिन अकाउंटिंग कहाँ की जाती है, फाइनल अकाउंट्स पे, फाइनल अकाउंट्स मतलब हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस पास्ट में हुई है ना उस बेसिस पर होती है, तो ये आपको कभी भी फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है फोरकास्टिंग में, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है उनके बेसिस पर ही फाइनल अकाउंट्स बनाएगी, अब उस बेसिस पर आप फ्यूचर डिसीजंस कैसे ले सकते हो, तो ये फोरकास्टिंग में अनसुटेबल होती है अकाउंटिंग। फिर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं अकाउंटिंग के,
कुछ ना बच्चे एट्रीब्यूट्स होते हैं अकाउंटिंग के। फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी, ये होते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलायबिलिटी मतलब फ्री फ्रॉम एरर एंड, ठीक है। अकाउंटिंग के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि ये सब जो भी इसमें दे रखे हैं, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये सब फीचर्स होने चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। ये सब आप फॉलो करो, तभी जाकर आप एक क्लियर पिक्चर दे सकते हो अपने बिजनेस की। रिलायबल होना जरूरी है जो अकाउंटिंग है। कैसे? फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स आप प्रेजेंट कर रहे हो अकाउंट्स में, उनको वेरीफाई कर पाना भी पॉसिबल होना चाहिए। उनको वेरिफिकेशन भी, मतलब अगर कल को मुझे अकाउंट्स में डाउट है, अगर आपके अकाउंट्स पे मुझे डाउट है, मैं उनको वेरीफाई भी कर पाऊंगी। यानी कि आपके पास जो भी बिल्स, इनवॉइस वगैरह जो भी होते हैं, आपने वो भी संभाल के रखने हैं, ताकि इन केस अगर कभी कोई वेरीफाई करना चाहे, जैसे आपने बिजनेस में एसेट दिखा दिया, आपने दिखा दिया आपके पास भाई लैंड है 1 करोड़ की, आपने अकाउंट्स में दिखा दी, लेकिन एक्चुअल में तो लैंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बिजनेस के पास कोई लैंड नहीं है, तो आपने 1 करोड़ का ये कर दिखा दिया, रिलायबल नहीं है आपका फिर अकाउंट्स। फिर आपने रिलायबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपके अकाउंट जो है वो रिलायबल नहीं है। ऐसे ही जब अगर हम बात करें रेलिवेंस की, तो रेलिवेंस मतलब इन्फो मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो रेलिवेंट होनी चाहिए टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। अननेसेसरी और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो एड ऑन करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि आप जब आप डेटर्स की बात कर रहे हो बैलेंस शीट में, तो आप टोटल डेटर्स की बात कर रहे हो। जब आप बैलेंस शीट के अंदर इधर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, और इधर जब आप डेटर्स दिखा रहे हो, तो आप टोटल अमाउंट दिखाओगे, डेटर का टोटल अमाउंट। ये नहीं बताओगे कि 20 डेटर है, 30 डेटर है, मेरे पास 100 डेटर, 100 लोगों से पैसा लेना है मैंने। किसी को नहीं जानना आपको कितने पैसों से, कितने लोगों से पैसा लेना है, किसी को नहीं जानना। कितना पैसा आना है बिजनेस के पास, उसमें सबका इंटरेस्ट है। लोगों को जानना है कितने पैसे आपको मिल जाएंगे, और भी अभी आपने कितना सामान उधार पे बेचा और कितने लोगों ने आपको पैसा देना है, उसमें इंटरेस्ट है। कितना पैसा देना है, कितने लोगों ने देना है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई यूज नहीं है। तो बैलेंस शीट में ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि 100 लोगों को उधार सामान बेच रखा है, पैसा आएगा। नहीं, कितना पैसा आएगा वो बताओ। कहने का मतलब है रेलिवेंस मतलब सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अनरेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, इररेलिवेंट और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देकर बल्कि नहीं करना अकाउंट्स को। फिर अंडरस्टैंडेबल होने जरूरी है, मतलब सिंपल और लॉजिकल मैनर में अकाउंट्स को प्रेजेंट करो, जो फॉर्मेट बता के रखा हुआ है। जैसे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, P&L का होता है, ट्रेडिंग का होता है, और रिजर्व्स कितने हैं बैलेंस के बिजनेस के पास में, कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स और लॉसेस है ना, कितना इवेंट्स है जो बैलेंस शीट प्रेजेंट करने के बाद जो इवेंट्स हो चुके हैं, उन इवेंट्स को भी नीचे डिस्क्लोज करो आप। बैलेंस शीट के नीचे एक छोटा सा डिस्क्लोजर दिया जाता है कि ये इवेंट्स है ना, ये हो गए हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद हुए हैं, उनको भी नीचे मेंशन करके दो। एकदम क्लियर और सिंपल लॉजिकल मैनर में आपने प्रेजेंट करने हैं अकाउंट्स को। फिर कंपेयर कर पाना भी आसान होना चाहिए। कंपेयर किससे करेंगे? प्रीवियस ईयर के अकाउंट से, अपने ही बिजनेस की जो पिछले साल के जो अकाउंट्स होंगे उनसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे हम कॉम्पिटिटर्स से, जो भी और भी मार्केट में कंपटीशन में होंगे ना हमारे बिजनेस को लेकर, हमारे ही बिजनेस में हमारे और भी कंपटीशन होंगे, तो उन कॉम्पिटिटर्स से भी आप कंपेयर कर पाए। ऐसे प्रेजेंट करना है अकाउंट्स को। तो रिलायबल होना जरूरी है कि वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर पाए। रेलिवेंस होना जरूरी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी जाए, है ना। जैसे कि आपको नंबर ऑफ डेटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको अमाउंट ऑफ डेटर्स में इंटरेस्ट है, आपको वो प्रेजेंट करना है। फिर अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और लॉजिकल मैनर में दो। और बिजनेस के बैलेंस शीट बनाने के बाद भी अगर कोई इवेंट हो गया उसको भी डिस्क्लोज करो। रिजर्व्स के बारे में एक्सप्लेन करो कि कितने रिजर्व्स हैं, कुछ गेन्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हो गए उनके बारे में एक्सप्लेन करो। ये सब चीजें आपको क्लियर एक्सप्लेन करके देनी पड़ेंगी। फिर कंपेयर भी कर पाए आप, प्रीवियस ईयर के फिगर से कंपेयर करना है, और कंपटीशन में जो मार्केट में अलग से जो भी लोग हैं कंपटीशन में, उनसे भी कंपेयर कर पाए। अब हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स की बात करेंगे। तो बच्चे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या आता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम मॉनेटरी और इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। रिकॉर्डेड
that is recorded as an entry in the counting records and has a monetary effect on the financial statement। जो भी monetary activity है, जो भी economic activity है, जब monetary economic बार बार यूज हो रहा है, इसका मतलब है पैसे की क्या, पैसे से जुड़ी कोई ट्रांजेक्शन, पैसा घट रहा है बढ़ रहा है जो भी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका कोई इफेक्ट हो रहा है उस ट्रांजेक्शन से, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहेंगे। इफेक्ट होना जरूरी है। इफेक्ट मतलब रिजल्ट क्या है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन का, कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना उसमें कुछ चेंज होता है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल के अंदर कोई चेंज लेकर आती है अगर कोई ट्रांजेक्शन, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे, है ना। बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के अंदर अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन चेंज लेकर आती है तो उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम इवेंट की बात करते हैं तो हम रिजल्ट की बात करते हैं, किसी ट्रांजेक्शन से होने वाले रिजल्ट। जैसे आपने सेल्स की, आपने परचेज की, आपने एक्सपेंसेस कर दिए, कुछ खर्चे भी हो गए ना, बिल वगैरह आ गया इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह वगैरह, लास्ट में क्या निकला, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट क्या है, एंड रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है, तो ये इवेंट है। इवेंट में हम बात करते हैं रिजल्ट की, तो प्रॉफिट यहाँ पे रिजल्ट है। इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है, इवेंट है। फिर प्रॉफिट को हम इवेंट बोलेंगे, ये सबको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन्स। और इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के बाद आपको जो मिलता है वो इवेंट है, और वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। फिर विंडो ड्रेसिंग जब हम बोलते हैं, हम बात करते हैं मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स, क्यों मैनिपुलेट करें, कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करना, कुछ ट्रांजेक्शन्स लेट से रिकॉर्ड करना, ऐसे करके जो इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रेजेंट करके एक अच्छी साफ सुथरी इमेज प्रेजेंट कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बढ़ा चढ़ाकर, तो उसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलेंगे। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बच्चे। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर लो या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके लिए एक अलग से क्लास भी हमने डाल के रखी है, स्टार्टिंग की जो क्लास थी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है वो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये जो भी एंट्रीज होंगी ना बच्चे, एक एंट्री दो अकाउंट्स को, कम से कम दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है, और वो एंट्री कितनी भी एंट्रीज हो जाए बिजनेस में ना, वो इन्हीं तीनों को इम्पैक्ट करती है, और हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा। एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल रहेगी, हमेशा बैलेंस रहेगी, क्योंकि मैंने बोला ना एक ही ट्रांजेक्शन दो अलग अलग अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर देती है, कम से कम, उससे ज्यादा भी कर सकती है। तो इसका फॉर्मूला था एसेट्स, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फिर कैपिटल क्या होता है, ओनर का इन्वेस्टमेंट, ओनर ने जो फंड्स लगाए हैं ना बिजनेस में, ओनर ने जो खुद से पैसा लगा दिया है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी लगाया होगा, या उसने, हो सकता है उसने कोई एसेट में भी इन्वेस्ट किया, उसने कोई एसेट लगा दिया। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 10 लाख कैश प्लस 2 एकड़ जमीन लगा दी, तो अब क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, जो 10 लाख कैश है और वो लैंड, वो दोनों मेरे इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल में वो दोनों का अमाउंट रिकॉर्ड हो, ठीक है बच्चे, वो दोनों रिकॉर्ड होंगे कैपिटल में, क्योंकि वो ओनर का इन्वेस्टमेंट हो गया। जमीन में भी आप कोई एसेट लगा दिए, वो भी इन्वेस्टमेंट है, कोई कैपिटल पैसा लगाया कैश में, वो भी इन्वेस्टमेंट, तो दोनों को मिलाकर हम कैपिटल बोल रहे हैं। यानी कि जब बिजनेस के लिए ओनर ने जो भी पैसा या जमीन या एसेट या कोई भी और एसेट उसने अगर लगाई है बिजनेस को स्टार्ट करके, या बिजनेस को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ओनर्स फंड, ड्राइंग क्या होती है ना बच्चे, जब कैश या गुड्स, या कैश और गुड्स दोनों जो ओनर है वो बिजनेस में से निकाल लेता है, पर्सनल यूज के लिए कोई सामान ले लेता है, सामान ले ले या कैश ले ले बिजनेस में से, और अपने खुद के यूज के लिए, बिजनेस के लिए यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। फिर एंट्री क्या होती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, जब बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हो ना आप इस ट्रांजेक्शन को, यहाँ पे हमने बोला ना बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दी तो रिकॉर्ड होने के बाद हम इसको एंट्री बोलेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाए तो उसको हम एंट्री बोल देते हैं।
फिर एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स के अलग अलग टाइप्स भी दे रखे हैं। एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्स या प्रॉपर्टी। बिजनेस की रिसोर्स या बिजनेस की प्रॉपर्टी। जो पर्पस जरूरी है बिजनेस की, वो रिसोर्स या प्रॉपर्टी जो बिजनेस के पास जिसकी ओनरशिप है और उनको इसलिए रखा हुआ है ताकि उनसे फ्यूचर में और प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस के पास है और वो इसलिए है क्योंकि बिजनेस उससे और प्रॉफिट्स अर्न करेगा इन फ्यूचर, तो उसको हम एसेट बोल देंगे। फिर टेंजिबल कौन सी होती है? सीन, टस्ट एंड जिनको आप छू देख सकते हो, फील कर सकते हो, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जो सच में एग्जिस्ट करती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सबको आप छू भी सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनका, है ना? तो इनको टेंजिबल बोलेंगे। इंटेंजिबल जिनको आप देख नहीं सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि गुडविल। गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको पता है गुडविल होती है ना? पेटेंट्स आप देख नहीं सकते इनको, लेकिन होते हैं ना। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह आप इनको आप इनको छू नहीं सकते, आप इनको टच नहीं कर सकते, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे लैंड का होता है, बिल्डिंग का होता है, लेकिन होती है, एग्जिस्ट करती है ये, और इनकी भी वैल्यू होती है और इनसे भी प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस, तो इसलिए इनको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? इनको फ्लोटिंग भी बोलते हैं, सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, ये घूमती रहती है ना? शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है ये बिजनेस की, और इनको बिजनेस यूज करता है, या इनको बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनको बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं एक साल के अंदर, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, या तो हम एक साल के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इनको यूज कर लेंगे, तो उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। इनको लिक्विडिटी ऑर्डर में, जो बैलेंस शीट में जब आप इनको दिखाते हो ना, तो पहले कौन सी एसेट आएगी? जो जितनी जल्दी इनको लिक्विडिटी ऑर्डर में, मतलब कहने का मतलब है लिक्विडिटी, कौन कितनी जल्दी रियलाइज कर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, किसको कितना जल्दी, उसी ऑर्डर में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है बच्चे, जिनको बहुत इजीली विद इन 1 ईयर और विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल आप कैश में कन्वर्ट कर लो या यूज कर दो, उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स, ये और भी ज्यादा लिक्विड होती है, मतलब करंट एसेट्स को फिर भी आप 1 साल वगैरह ये सब में काउंट करते हो, ये तो बहुत जल्दी क्विकली कन्वर्ट हो जाती है कैश में ना। लिक्विड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है करंट एसेट्स में से? प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो तो जो एसेट्स बच गई वो लिक्विड एसेट्स होती है। लिक्विड एसेट्स का जनरली फॉर्मूला ही पूछा जाता है आपसे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, तो ये याद रखना है, करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो तो ये बन जाती है लिक्विड एसेट्स। ये हाईली लिक्विड होती है, बहुत जल्दी कन्वर्ट होती है। क्यों? प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने चलो अगले साल की जो सैलरीज थी वो मैंने अभी पे कर दी है, तो ये किस में आ गए? करंट एसेट्स में आ गए। लेकिन लिक्विड एसेट्स क्या कहता है कि अरे फिर भी आपने अगले साल की पे की है ना, इनको तो, है ना, इन एक्सपेंसेस को तो आपने एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है कुछ भी। अगर मैं अभी के अभी इनको कैश में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं कर सकते। सैलरी जो 1 साल की मैंने अभी दे दी, अगले साल वाली सैलरी, क्या उसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, तो ये लिक्विड एसेट्स में नहीं आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, बिजनेस के आखिर में जो स्टॉक बच गया, अगर अभी के अभी मैं चाहूँ उसको सारे को कैश में कन्वर्ट कर दूं, सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक को, तो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो वही स्टॉक है ना जो नहीं बिक पाया साल में, जो इस साल नहीं बिक पाया वही तो स्टॉक हमने रख लिया है, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं साल के आखिर में। अभी के अभी कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो इन सबको हटा दोगे तो जो बचेंगी वो सब क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स होंगे। फिर फिक्स्ड एसेट्स की बात की है उसने, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है बच्चे? जिनको लंबे वक्त तक यूज करोगे आप बिजनेस में, गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये रीसेल नहीं की जाएंगी, दोबारा इनको बेचोगे नहीं, खरीद लिया तो खरीद लिया, बिकेंगे नहीं दोबारा। अब आप इनको लंबा यूज करोगे, इनसे गुड्स प्रोड्यूस करोगे या सर्विसेज, तो उनको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स क्या होती है? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना, लेकिन आपने खर्चा कर दिया इस साल, अब इनका फायदा आने वाले सालों में भी होगा, 1 साल से ज्यादा में फायदा मिलेगा। जैसे आज मैंने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा दिया, चलिए मान लीजिए ठीक है 5 लाख खर्च कर दिया आपने एडवर्टाइजमेंट में, ऐसा नहीं है कि इस साल मैंने खर्च किया तो सिर्फ इसी साल इसका फायदा मिलेगा, वो एड सिर्फ इसी साल चल रही है, आगे तो फ्यूचर में तो आएंगे ही नहीं कस्टमर, 1 साल आएंगे, 31 मार्च तक कस्टमर्स आएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे मेरी एड को, ऐसा तो नहीं है। जो आज आ रहे हैं अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी लोग आएंगे, उस एड को अगले साल भी तो लोग देख रहे होंगे ना। तो आज खर्चा कर दिया, लेकिन उससे जो बेनिफिट है वो अगले आने वाले कुछ सालों तक मिलने वाला है, तो ये जो खर्चा आज किया है ना, अगले आने वाले कुछ सालों तक इसका फायदा मिलने वाला है, 1 साल से ज्यादा में इसका फायदा मिलेगा, तो इसलिए हम इनको फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट में दिखा देते हैं। एक्चुअल में ये कोई एसेट नहीं होती, ये वो खर्चा होता है जिसका फायदा हमें आने वाले कुछ सालों में मिलने वाला है।
लेकिन हमने खर्चा आज कर दिया है, धीरे धीरे फायदा मिलेगा ना, हर साल धीरे धीरे हम इसको राइट ऑफ करेंगे, इसीलिए हम इसको फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स में दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट और कंसेशन और डिडक्शन। डिस्काउंट अलाउड होता है, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड किया तो मतलब बिजनेस को फायदा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। जब आपने अलाउ कर दिया तो बिजनेस को लॉस हो रहा है, वो आपको एक्सपेंस, आपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव किया मैंने, तो मैं यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड की जब मैं बात कर रही हूँ कि 100 रुपए की चीज थी 90 रुपए में मिल गई है, तो मुझे क्या मिल गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है मुझे 10 रुपए का। ये होता है डिस्काउंट। अब होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो अगर आप सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को देखो बच्चे, तो ये क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट किस पे अलाउ करते हैं, जब आप बल्क में सामान खरीदते हो। जब हम कहते हैं ना होलसेल में खरीदा है, होलसेल में खरीदा है, थोक में खरीदा है सामान, थोक रेट पे, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा होता है उस वक्त। कैसे, अगर आपने एक साथ 100 यूनिट खरीद ली तो वो कह देगा आपको, ठीक है आपने 100 यूनिट खरीद ली ना, आप 90 यूनिट का पैसा दे दो, 10 यूनिट फ्री में रखो, क्योंकि आपने एक साथ खरीद लिए ना, है बच्चे, क्योंकि आपने एक साथ खरीद लिए, तो इसीलिए आपको 90 यूनिट का पैसा देने को बोला उसने, 10 यूनिट फ्री में हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी के ऊपर जो डिस्काउंट मिला है, बुक्स में नहीं दिखाएंगे, उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जब आपने 100 यूनिट 90 यूनिट में खरीद, 100 यूनिट की जगह 90 यूनिट का पैसा दिया आपने और 90 यूनिट खरीद लिए हैं, तो आप सिर्फ 90 यूनिट रिकॉर्ड करोगे, 90 यूनिट का जो पैसा बनता है, यूनिट हटा दो इसमें से, कैश रख लो। 100 रुपए का सामान था 90 में खरीद लिया, क्योंकि आपने ज्यादा सामान खरीदा, तो आप 90 ही दिखाओगे अपने बुक्स में। आप ये नहीं कहोगे कि 100 में खरीदा था और इतने का डिस्काउंट, नहीं नहीं, आप सीधा 90 दिखाओ। इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र ही नहीं करना है अपनी बुक्स में, कहीं नहीं करना है। ये आपको मिलता है बल्क परचेज, जब आप सामान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हो ना, तब मिलता है ये। कैश में, चाहे आप उधार में खरीदो या कैश में खरीदो, दोनों पे मिलता है ये। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी पे मिल रहा है, इसको कैश या क्रेडिट से मतलब नहीं है, ये आपको कि आपने सामान बहुत ज्यादा खरीद लिया है उनसे, इसलिए वो आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। 2 साड़ी लेने गए थे, 10 साड़ियां खरीद ली मम्मी ने, उधार में खरीदी या कैश में खरीदी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 साड़ी की जगह आप 10 खरीद के ले आए हो, तो दुकानदार क्या कहेगा, लो बहन जी ये 1 साड़ी मेरी तरफ से रख लो, या लो बहन जी आपकी 10 साड़ियों की जगह 8 साड़ियों का पैसा काट रहे हैं, 2 साड़ियों का पैसा ही नहीं काट रहे, तो हम क्या कहेंगे घर आके, तो हम 8 साड़ी का पैसा बता रहे हैं। 10 साड़ी खरीदी 1000 रुपए में, दुकानदार बोला चलो 800 ही दे दो, 200 रहने दो। क्यों, क्योंकि आपने 10 साड़ियां खरीद ली, तो 800 रुपए ही बताओगे ना आप घर में जाके कि 800 रुपए में 10 साड़ियां खरीद कर लाए। ये थोड़ी कहोगे कि इतनी बन रही थी लेकिन इतना इतना, नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ इतना बताओगे कि 800 रुपए में 10 साड़ियां खरीद लाए। क्यों मिला, क्योंकि आपने एक साथ क्वांटिटी ज्यादा खरीद ली। कैश में खरीदी या क्रेडिट में खरीदी वो मुद्दा है ही नहीं, वो मुद्दा कहाँ बनेगा, कैश डिस्काउंट में। पहली बात तो इसको रिकॉर्ड करोगे, इसको नीचे जो नरेशन दी जाती है ना, एंट्री, जर्नल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में हम एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा नरेशन देते हैं, उस नरेशन में हम इसको डिस्क्राइब करें, उसको एक्सप्लेन करेंगे, वहां बताएंगे कैश डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्विक पेमेंट, जब आप बहुत जल्दी आप पेमेंट करते हो ना कैश में, की या तो आप कैश में ही खरीद कर लाओ, या जैसे आपका टाइम था 1 साल के अंदर आपको पेमेंट करनी थी, आपने 1 महीने में पेमेंट कर दी, वो कहेगा चलो 1 साल में आप 1000 रुपए देते मेरे को, आपने जल्दी दे दिया तो लो मैं 900 रुपए ले रहा हूँ, 100 रुपए आप रखो डिस्काउंट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिल जाता है, कैश में पेमेंट जल्दी करने के लिए, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। फिर आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ को लेकर कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में। नेटवर्थ क्या होता है, या इसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो, नेटवर्थ आ जाता है। अमाउंट अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ओनर्स इन द इवेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस आफ्टर पेमेंट ऑफ लोन। टोटल एसेट्स हैं और टोटल लाइबिलिटी, सारे जो भी टोटल एसेट्स हैं वो कैसे बिक जाएंगी और इनको कैश में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपके पास जितनी उधारी है ना वो सारी चुका दोगे आप इस पैसे से। आखिर में जो पैसा बचेगा वो ओनर का पैसा है, यानी कि नेटवर्थ वो पैसा होता है कि कल को बिजनेस बंद हो जाए तो सारी उधारी चुकाने के बाद जो ओनर को जो पैसा मिलेगा ना, वो पैसा नेटवर्थ में आता है। फिर आप बात करोगे इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है जो लोग, उनकी जो लाइबिलिटी है, तो इंटरनल लाइबिलिटी में हम बात करते हैं ओनर की इक्विटी की।
क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस की क्या होती है, सेपरेट एंटाइटी है। बिजनेस अपने मालिक से अलग होता है, इसकी अपनी अलग एग्जिस्टेंस होता है, इसका सेपरेट एंटाइटी बोलते हैं इसको। राइटिंग से थोड़ा सा काम चला लेना भाई, आज नहीं चल रहा है ढंग से। तो ओनर्स की जो ओनर का जो इक्विटी, ओनर का जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, वो एक तरह से बिजनेस के ऊपर उधारी है ना। ओनर का जो ओनर ने जो पैसा लगा दिया बिजनेस पे, वो बिजनेस के ऊपर उधारी है एक तरह से ना। ओनर का पैसा ओनर को वापस मिलना है वो तो इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल जैसे बैंक का लोन है ना, जो किसी थर्ड पार्टी, जो बाहर वालों से जो उधारी उठा रखी है, ओनर का लोन, या क्रेडिटर्स हो जाते हैं, या फिर जैसे बीपी होता है, बिल्स पेएबल होता है, इसको बोलते हैं बिल्स पेएबल। हम बिल्स इशू कर देते हैं, हम जैसे आप पर नोट लिख देते हो ना, आप पैसा उठाते हो, आप किसी से लोन लेते हो तो आप पर नोट लिख देते हो, वो पर नोट क्या हो गया, आपका लाइबिलिटी है ना, आपको वो पैसा देना ही है उसको वापस, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बाहर वालों को से जो उधार पैसा उठाया उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलेंगे। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, किसी इवेंट के होने या ना होने पे आपकी लाइबिलिटी डिपेंड कर रही है। सप्लायर है, उसने आप पे केस कर रखा है, अगर सप्लायर केस जीत गया तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, हार गया तो नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो सप्लायर जीत गया तो आपको देना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर वो हार गया केस और आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा तो ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी, तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। ये इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड कर रही है, केस के हारने या जीतने पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, किसी अलग इवेंट के होने पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो हुआ तो लाइबिलिटी आएगी, वो नहीं हुआ तो नहीं आएगी। फिर डेटर्स की बात करते हैं, जिनसे पैसा बिजनेस ने लेना है, जिनको आप जिस उधार में सामान बेच रखा है या कोई सर्विस दे रखी है, या फिर आप किसी से ट्यूशन पढ़ते हो, जैसे उसने सर्विसेज दी, ट्यूशन टीचर ने आपको सर्विसेज दे दी है, अब आप उसका पैसा कब दोगे, है ना। आप उसका पैसा जिस दिन दोगे तो दोगे, अगर आपने नहीं दिया, 2 3 6 महीने हो गए, फीस रखी हुई है, ट्यूशन टीचर को फीस नहीं दे रहे हो और उसने आपको सर्विसेज दी है, तो सर्विसेज आपने क्रेडिट पे ली है उससे, आप ट्यूशन टीचर के लिए डेटर बन गए हो। आप जिस दिन आप उसको पैसा दोगे उस दिन आप कन्वर्ट हो जाओगे कैश में, तब तक के लिए आप डेटर हो उसके, कि आपसे बकाया पैसा मिलना है उसको। तो डेटर्स कौन होते हैं, जिनके पास हमारा पैसा बकाया है, उन्होंने अभी तक हमें पैसा दिया नहीं है, मिलेगा इन फ्यूचर, हमें मिलेगा उनसे पैसा। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो जिनसे हमने पैसा उधार ले रखा है, जिनसे हमने कुछ उधार ले रखा है और उनको वापस करना है। डेटर्स होते हैं जिनको हमने उधार दे रखा है, क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार ले रखा है। रिवेन्यू, रिवेन्यू बात करते हैं रेगुलर इनकम की। रेगुलर इनकम बिजनेस की जो रेगुलर इनकम होती है ना, जैसे कि आपके बिजनेस का काम है सामान बेचना, जैसे परचून वाले का काम क्या है, परचून का सामान बेचना ना, चीनी चायपत्ती वगैरह, तो वहां से उसको बेचकर जो भी उसको इनकम होगी वो उसकी रेगुलर इनकम, उसकी रेवेन्यू है, क्योंकि बिजनेस इसी चीज में डील करता है। बिजनेस जिस एक्टिविटी में डील करता है ना, उसी एक्टिविटी से आने वाली इनकम रेगुलर इनकम होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल परचून वाले ने अपने परचून की दुकानें बेच दी, फिर जो पैसा आएगा वो उसकी रेवेन्यू नहीं है, उसको रिवेन्यू नहीं बोलेंगे, वो तो एसेट बेचकर पैसा आया है ना, वो उसकी रेगुलर इनकम नहीं है। रेगुलर इनकम जिस बिजनेस, जिस काम में बिजनेस लगा हुआ है उसी से जो पैसा आता है, उसी एक्टिविटी से, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। जैसे जूते की दुकान है, वो जूता बेचकर जो पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, रिवेन्यू। कल को पूरा दुकान बेचकर जो पैसा आएगा उसको रिवेन्यू नहीं बोलेंगे, वो रिवेन्यू नहीं है, ठीक है। फिर प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस जो भी खर्चा हुआ है, इसको सेल्स भी बोलते हैं, रिवेन्यू को सेल्स भी बोलते हैं। बिजनेस को जितना टोटल सेल है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, बिजनेस के खर्चे, फिर जो बच जाता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन क्या होता है, गेन रेगुलर वाला नहीं है, नॉर्मल वाली बात नहीं करता। गेन कहता है इरेगुलर एक्टिविटी या कोई नॉन रिकरिंग एक्टिविटी, जैसे एसेट बेचकर जो प्रॉफिट आया, रोज रोज थोड़ी आप जाके जमीनें बेच रहे हो, रोज रोज थोड़ी दुकान बेच दोगे आप। अच्छा ठीक है, एक प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई दुकान बेच रहा है तो वो उसका नॉर्मल बिजनेस है, वो तो उसका रोज का काम है ना, तो वहां से जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो तो प्रॉफिट है। लेकिन अगर कोई परचून वाला अपनी दुकान बेच देता है तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो गेन है, वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसका रोज का काम नहीं है दुकान बेचना। अगर मेरा रोज का काम है कोई दुकान बेचना, तो वहां से जो इनकम आएगी उसको मैं रिवेन्यू बोलूंगा, वहां से जो फायदा आएगा उसको प्रॉफिट।
परचून वाला अगर अपनी दुकान बेच दे रहा है तो वो इसकी इनकम नहीं है, फिर वो उसने एसेट बेची है और वहां से उसको जो फायदा मिलेगा वो गेन रहे कहलाएगा, उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल रिवेन्यू से जो मिल रहा है, गेन होता है जो एक्टिविटी रोज नहीं हो रही, कोई अचानक से कोई अलग से कोई एक्टिविटी हो गई, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड कोई एक्टिविटी, डेली डे टू डे जो एक्टिविटी होती है उसके अलावा कोई एक्टिविटी करके आपको जो फायदा मिल गया उसको गेन बोल देंगे। फिर बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। जब बच्चे हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पेंडिंग ऑफ फंड्स की, खर्चे। खर्चा क्या हो सकता है, या तो कोई नई एसेट खरीदी हो आपने, गुड्स पे खर्चा, या इंप्रूव किया हो पुरानी एसेट पे रिपेयरिंग वगैरह, या कोई लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी हो आपने, है ना, तो उन सबको हम एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। अब ये 3 एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है सबसे पहले, कोई भी एसेट खरीदने या उसको अपग्रेड कराने या उसकी लाइफ एक्सटेंड कराने को लेकर, जैसे इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग वगैरह कुछ कराया है आपने एसेट के ऊपर, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको उसका फायदा मिलने वाला है, आपने कैपिटल पे खर्च किया ना, मशीनरी को आपने रिपेयर करा दिया या मशीनरी को आपने अपग्रेड करा दिया, है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी मशीनरी पे लगा दी, तो अब क्या हो गया, मशीनरी जहां 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी वो मशीनरी 20,000 करेगी, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि इससे अब आपको और इनकम मिलेगी, है ना, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स में हेल्प कर रहा है ये। अगर आप बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो डेली के जो डे टू डे जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है बिजनेस की, जैसे वेजेस पे करना, डेप्रिसिएशन या सैलरीज पे करना, या इलेक्ट्रिसिटी या रेंट बिल्डिंग का, ये सब जो होते हैं तो रोज के खर्चे है ना, रोज डे टू डे जो एक्टिविटीज की वजह से जो हो रहे हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है, एसेट के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे डे टू डे एक्टिविटीज को। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलोगे? इनकर्ड इन प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर बट देयर बेनिफिट मे नॉट बी डिराइव्ड इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड। ठीक है, आपने अभी खर्च कर दिया है लेकिन इसका फायदा आपको आने वाले सालों में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अगले कुछ सालों में आपको इसका फायदा मिलेगा। जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, आज खर्च कर दिया मैंने पैसा, अब आने वाले सालों में इसका फायदा मिलेगा, तो धीरे धीरे करके इसको राइट ऑफ करेंगे, तो इसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, है ना, आने वाले सालों में इसका फायदा मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। फिर अगर आप बात करो कैपिटल रिसीट्स की, फंड्स रिसीव्ड बाय बिजनेस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं। नॉर्मल तो क्या होता है, अपनी जो बिजनेस सामान बना रहा है उसी को बेचकर अगर कहीं से इनकम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट्स। कोर बिजनेस एक्टिविटीज से, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी डीलर का काम क्या है, कमीशन उसकी इनकम होती है ना, उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। फ्लैट्स को या रूम्स को रेंट पर चढ़वाना उसका काम है, ठीक है, डीलर का। अब वो ये काम रोज रोज कर रहा है तो उसको जो पैसा मिल रहा है उसको रिवेन्यू रिसीट है, क्योंकि उसका डे टू डे का काम, उसने कोई फ्लैट बेचा, कोई जमीन बेची वगैरह वगैरह पे जो भी उसको कमीशन मिला उसके लिए तो रिवेन्यू रिसीट है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है, पर वही सेम एग्जांपल परचून वाला, अगर मेरा बिजनेस है परचून वाला, मैं रोज रोज परचून का सामान बेच रही हूँ, उससे इनकम आ रही है, वो तो रिवेन्यू रिसीट है। लेकिन अगर मैंने एक दिन जाकर अपना दुकान ही बेच दिया तो वो कैपिटल रिसीट है, फिर वो कैपिटल रिसीट है। जैसे लोन, बैंक से लोन ले लिया तो लाइबिलिटीज बढ़ गई आपकी, या आपने फिक्स एसेट बेच दी, दुकान बेच दी, उससे जो पैसा आया वो उसको हम रिवेन्यू रिसीट में काउंट करेंगे, नहीं सॉरी बच्चे, कैपिटल रिसीट में काउंट करेंगे। रिवेन्यू रिसीट में क्या काउंट करेंगे, रिवेन्यू रिसीट में जो बिजनेस का डे टू डे का जो काम मेरे बिजनेस का है वही काम करने से अगर कोई इनकम आ रही है तो रिवेन्यू है। अगर कोई ऐसा काम बिजनेस कर दे रहा है जो कि उसका डे टू डे का नहीं है, वहां से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट है ना। सेल्स के अलावा जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है। जमीन बेच कर लो, बिल्डिंग बेच कर लो, किसान है फसल उगाता है, फसल बेचकर पैसा आ रहा है, रिवेन्यू रिसीट है। जमीन ही बेच दी किसान ने तो फिर जो पैसा आया कैपिटल रिसीट है। या बैंक से लोन ले लिया जमीन पे, जो आया कैपिटल रिसीट है। अब क्लियर हो गया होगा, किसान की जमीन से अगर फसल बेचकर जो पैसा आता है वो रिवेन्यू रिसीट है, किसान ने जमीन ही बेच दी खेती की तो वो कैपिटल रिसीट है। फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत बार यूज हुआ है तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं बच्चे। सबसे पहले एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना बच्चे, लास्ट में जो बनते हैं उनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल, जब हम बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हम इन तीनों की बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट,
P&L और बैलेंस शीट बनाई जाती है आखिर। एक और वर्ड यूज होता है, बहुत बारी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। ईपीएफओ में भी क्वेश्चन आया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप एक बार ट्रेडिंग का फॉर्मेट देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक, फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्लस कर दिया, परचेज प्लस कर दी, इसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक हटा दो, फिर जो बच जाएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिर जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। देखिए ओपनिंग स्टॉक, इसको फॉर्मेट बनाकर देखो, यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ जो बैलेंस बचेगा ना, इन दोनों का जो भी सम टोटल होता है हमेशा इक्वल होता है दोनों साइड का। इधर अगर 20 आए तो इधर भी 20 ही आएगा। तो इन तीनों के टोटल में से ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, यहाँ जो बैलेंस आएगा ना वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। यहाँ जो बैलेंस आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आएगा वो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज क्या होता है, जो परचेज होंगी कंपनी बिजनेस ने जो परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, फिर कुछ सामान बिजनेस से वापस भेज दिया होगा, भाई ये रॉ मटेरियल हमें नहीं चाहिए, तो रिटर्न्स यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न्स को माइनस कर दोगे तो नेट परचेज आ जाएगा। परचेज माइनस रिटर्न्स, परचेज माइनस परचेज रिटर्न इक्वल टू नेट परचेज। ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, वही सेम है, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस रिटर्न्स करके यहाँ पे नेट परचेज आ जाएगा। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर यहाँ पे सेल्स माइनस जो सेल्स हमने सेल कर दी, सामान बेच दिया, कुछ सामान वापस भेज दिया होगा कस्टमर ने कि हमें नहीं चाहिए, तो वहां उसका नेट, तो यहाँ पे आएंगे नेट सेल्स। कुछ सामान हमने, सारा सामान हमने बेचा, उसमें से जो वापस आया उसको माइनस करके ये हमारी नेट सेल्स हो गई। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, जो बिजनेस का सामान नहीं बिक पाया, आखिर में जो बच गया बिजनेस के पास वो क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ टोटल अगर बैलेंस इधर निकलता है तो लॉस है, ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली कम है, तो बैलेंस इधर बनेगा, क्योंकि ये हमेशा टोटल इक्वल होते हैं, ये हमेशा टोटल इक्वल रखना है, बैलेंस रखना है, तो ये ग्रोस लॉस है। अगर इधर वाली साइड ज्यादा है, ये वाली और ये वाली साइड कम है, तो यहाँ जो बचेगा वो आएगा ग्रोस प्रॉफिट। सेम यही इसमें होता है P&L अकाउंट में, हम वहां से अगर ग्रोस लॉस आया है तो इधर लिख दो, अगर ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट आया था तो क्रेडिट साइड में लिख दो, ठीक है। सारे इनकम, अच्छा आपने वो फॉर्मूला याद होगा नॉमिनल का, ये नॉमिनल ही तो है नेचर इसका। क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में आएंगे सारे प्रॉफिट, इनकम, जो भी फायदे वाली चीजें होंगी ना वो सब क्रेडिट साइड में आएंगी, जो भी नुकसान वाली खर्चे वगैरह, जो भी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के, लॉस वगैरह, वो सब डेबिट साइड में आएंगे। फिर इधर बैलेंस निकलेगा, और बैलेंस इस साइड निकल गया तो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट वाली साइड ज्यादा रहेगी डेबिट साइड से, तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट। लॉस कब होगा, जब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाएगा। अब देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग पढ़ लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ लिया, साइकिल समझ आ गया, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, आपको पता है कि अकाउंट्स को कैसे समराइज और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड रिजल्ट्स क्या होते हैं, एंड यूजर्स क्या होते हैं, सब पता है आपको। अब कैश, एक तो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करो, आप एक अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करो। कैश बेसिस पे कैसे होता है, इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। आपने सामान बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपने क्रेडिट पे बेच दिया, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे सेल्स में। आप क्या कहोगे, आप इसको अभी तक सेल्स नहीं मानोगे, ये सेल्स नहीं है। आप कब सेल्स मानोगे, जब इसको कैश रिसीव होगा, जब वो सेल्स का पैसा आपको कैश में मिलेगा ना, तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ऐसे ही आपने एक्सपेंसेस है, अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपने इस साल की सैलरी है वो पे नहीं की, लेकिन सैलरी खर्चा तो इसी साल का है ना, लेकिन आप इस साल पे नहीं कर रहे हो, इसलिए आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। अब आप अगली साल की सैलरी भी दे रहे हो और इस पिछले साल की भी दोगे, तो आप अगले ही साल रिकॉर्ड करोगे दोनों साल की सैलरी। ये कैश बेसिस पे, कैश से मतलब होता है, सो कैश अगर हाथ में आया तो आप रिकॉर्ड करोगे, गया तो रिकॉर्ड करोगे, उधारी वगैरह को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। अक्रूवल बेसिस कहता है कि जब अक्रू हुई और अर्न हुई, जैसे इस साल की सैलरी थी इसी साल दिखाओगे आप P&L में, आउटस्टैंडिंग करके दिखा दो भले ही,
भले ही आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दो, लेकिन इस साल का खर्चा इसी साल दिखाओगे। ऐसा नहीं है कि अगले साल पेमेंट हो रही है इसलिए अगले साल ही रिकॉर्ड करोगे, नहीं नहीं, फिर इस साल का प्रॉफिट अब इस साल का तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, अगले साल का प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अगले साल दिखाओगे दो दो तीन तीन चार चार साल की सैलरी, है ना। तो अगले साल का प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, फिर लॉस दिखेगा। तो इससे बेटर है कि जिस साल वो खर्चा हो रहा है, भले ही आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो, बकाया खर्चा दिखा रहे हो कि बकाया है ये पैसा, लेकिन खर्चा तो इसी साल का है, तो उसको उसी साल रिकॉर्ड करो कि जिस साल का वो खर्चा है। ऐसे ही इनकम, इसी साल आपने सामान बेच दिया, सामान तो गया, कैश नहीं आया तो क्या होगा, सामान तो बिक गया ना, पैसा अगले साल आ जाएगा। तो अगले साल कैश आएगा तो क्या होगा, इस साल सेल्स तो हुई है, इस साल की सेल्स है, ये इसी साल रिकॉर्ड करोगे। आप दिखा दोगे, डेटर्स में दिखा दोगे उस पैसे को कि भाई ये पैसा हमें आना है, अभी सामान बिक गया, पैसा तो आना है अगले साल हमें। तो ऐसे करके कैश बेसिस कहता है कि सिर्फ कैश से फर्क पड़ता है, कैश आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, किस साल का खर्चा है किस साल की इनकम है कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्रूवल बेसिस कहता है जिस साल का खर्चा है उसी साल में उसकी पेमेंट, उसी साल में उस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, जिस साल की इनकम है उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, भले ही वो इस साल रिसीव ना हो के अगले साल रिसीव हो रही है, लेकिन अराइज तो इसी साल हो गई ना। तो ये अक्रूवल बेसिस कहता है। अगर जनरली देखा भी जाए तो अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस को ही फॉलो किया जाता है, कैश बेसिस बहुत कम फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस ही फॉलो किया जाता है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हैं अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है तो। आज हमने सिर्फ अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स वगैरह को ही पढ़ा है, इसके बाद हम इसके कुछ आगे के अलग अलग नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन पहले हमारा फोकस इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे, हमें पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।